के कुल एक्सप्रेसवे का 60% हिस्सा, 17 एयरपोर्ट, भारत के सबसे बड़े रेल नेटवर्क, 7 सिटी में मेट्रो नेटवर्क, भारत का पहला रैपिड रेल, भारत के पहले इनलैंड वाटरवे, 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब के साथ आज ग्लोबल स्टैंडर्ड एवं सीमलेस कनेक्टिविटी का एडवांटेज दे रहा है। वाराणसी में भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे विकसित हो रहा है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, आईटीएस पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, सोलर पावर पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आदि। ये सभी आज उत्तर प्रदेश के पास हैं। हमारे पास 75,000 एकड़ से अधिक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक उपलब्ध है। एक्सप्रेसवे के किनारे स्ट्रैटेजिक रूप से स्थित 27 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर विकसित हो रहे हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में टेक्सटाइल एवं अपैरल, ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए 5 सेक्टोरल डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। EI, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और स्पोर्ट्स में उत्तर प्रदेश निवेश और नवाचार के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है। देश के मोबाइल फोन उत्पादन का 55% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का लगभग 60% मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 क्लाइमेटिक जोन है। प्रदेश देश के फूड बास्केट के रूप में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश और जापान के संबंध हमारे प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित है। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है, लैंड ऑफ द श्री राम है, लैंड ऑफ द श्री कृष्णा है, लैंड ऑफ द बुद्धा है, लैंड ऑफ द अनलिमिटेड पोटेंशियल है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। भगवान बुद्ध का प्रसाद काला नमक चावल हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का हिस्सा है। जापान के पास प्रिसीजन, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, काइजेन की फिलॉसफी है, तो उत्तर प्रदेश के पास स्किल, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर एवं एम्बिशन है। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम
एमएसएमई इकोसिस्टम, स्किलिंग, R&D, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। हम जापान सिटी भी डेवलप कर रहे हैं। इसमें बेसिक एमिनिटीज भी डेवलप हो रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यह मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके पास ही सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी है। हम मार्च 2026 में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड्स योजना लेकर के आए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक कार्गो, MRO और लॉजिस्टिक हब के रूप में भी विकसित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए निवेश 3.0 लॉन्च किया गया। यह विभिन्न डिपार्टमेंट्स की सेवाओं को एक साथ लाकर एप्लीकेशन से मैन्युफैक्चरिंग तक की ऑनलाइन ट्रैकिंग करता है और अप्रूवल प्रोसेस को फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाता है। इफिशिएंट प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग के द्वारा हम प्रोजेक्ट को निर्धारित समय से पूरा कर पा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट को हमने निर्धारित समय से पहले पूरा किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एस्टिमेट से कम कॉस्ट में कंप्लीट किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षित और स्थिर वातावरण बनाया है, जिसके बल पर IBM इनोवेशन सेंटर, फॉक्सकॉन HCL सेमीकंडक्टर प्लांट, हिंदुजा ग्रुप EV बस प्लांट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में प्रदेश मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। भारत जापान के स्ट्रेटेजिक विजन को अब उत्तर प्रदेश और जापानी उद्योग के बीच इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के माध्यम से एक कंक्रीट इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का यह सबसे बेहतर समय है और इस पार्टनरशिप का अगला अध्याय फैक्ट्रीज में बनेगा, लेबोरेटरीज में इनोवेशन के रूप में जन्म लेगा। हमारे यूनिवर्सिटीज में इसका टैलेंट तैयार होगा और ग्लोबल सप्लाई चेन के माध्यम से यह दुनिया तक पहुंचेगा। सबसे बड़ा युवा कार्यबल आज उत्तर प्रदेश के पास है। हमारे युवा स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं। हमारे पास इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु युवा शक्ति को इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स में बदलना है। यूपी के युवाओं को जापानीज मैन्युफैक्चरिंग कल्चर से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। जापान की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और यूपी की यंग फोर्स से एक नया स्किल इकोसिस्टम तैयार हो सकता है, जिसमें काइजेन, 5S, लीन मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, प्रिसीजन इंजीनियरिंग जैसे जापानी औद्योगिक उत्कृष्टता की तकनीकों को युवाओं के प्रशिक्षण से जोड़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश और यामानासी के अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय चर्चाएं ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी कॉपरेशन पर केंद्रित रही है। IIT कानपुर, HBTU कानपुर, IIT BHU, MMUT गोरखपुर के माध्यम से 2 ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक के लिए ₹50 करोड़ की धनराशि
उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पहले ही स्वीकृत करके अवमुक्त की जा चुकी है। हमारा उद्देश्य इस सहयोग को अनुसंधान की सीमाओं से आगे ले जाकर पायलट प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी के रियल एप्लीकेशन तक कमर्शियल प्रोडक्शन तक ले जाना है। आज 2000 करोड़ रुपए से अधिक का स्कॉट कुबोटो परियोजना में लगभग 4000 रोजगार सृजन की जो संभावना विकसित हुई है। इसके प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 60,000 ट्रैक्टर और 15,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के उत्पादन की क्षमता प्रस्तावित की गई है। यह भारत जापान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्पार्क मिंडा टोयो डेंसो साझेदारी भी जापानी टेक्नोलॉजी और उत्तर प्रदेश के स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के इंटीग्रेशन की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। जेट्रो, इन्वेस्ट यूपी और सीआईआई के मध्य प्रस्तावित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पूरी प्रक्रिया को और अधिक संस्थागत और सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा। जापानी निवेश को सुगम बनाने तथा जापानी कंपनियों को भारत में उपलब्ध संभावनाओं से जोड़ने में जेट्रो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। उत्तर प्रदेश के साथ उनके निरंतर सहयोग और सक्रिय सहभागिता की हम विशेष सराहना करते हैं। मैं जेट्रो को आमंत्रित करता हूं कि उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में और अधिक निकटता से वह कार्य करे। हम राज्य के अधिकाधिक जापानी कंपनियों, प्रौद्योगिकी और निवेश को आकर्षित करने तथा B2B तथा B2G साझेदारियों को सुदृढ़ करने में जेट्रो का सहयोग चाहते हैं। मित्रों, जापानी उद्योग की सबसे बड़ी ताकत में से एक है क्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की सोच। हमारा उद्देश्य उत्तर प्रदेश में लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रांग जापानी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम विकसित करना और जापान को एक प्रमुख साझेदार के रूप में स्थापित करना है। हम चाहते हैं कि जापानी कंपनियां यहां फैक्ट्रीज लगाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी, R&D, स्किल सेंटर एंड ग्लोबल सप्लाई चेन का भी निर्माण करें। जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है। उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है। हम चाहते हैं जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना सेकंड इंडस्ट्रियल होम माने। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी के साथ रिलायबल पार्टनर के रूप में खड़ी है। फ्रॉम द लैंड ऑफ द राइजिंग सन टू द हार्टलैंड ऑफ इंडिया, let us not just build factories, let us build the industries of the future. Let the precision of Japan and the potential of UP together build the next global manufacturing story from Uttar Pradesh. Arigato gozaimasu. धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायी और विचारोत्तेजक संबोधन के लिए। और संस्कृत के योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। यूपी और जापान के बीच औद्योगिक साझेदारी को नई गति देने के लिए ये खास इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर, एडवांस मटेरियल्स, ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग को लेकर उन्होंने चर्चा की है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आज केंद्र कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे ये मीटिंग होनी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो सकती है, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 11 बजे यानी कुछ ही देर के बाद ये बैठक होने वाली है। सबकी निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हुई हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें देश के आर्थिक, नीतिगत और विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा होनी है। तो सुबह 11 बजे ये मीटिंग प्रस्तावित है। कई मंत्रालयों से जुड़े नीतिगत मुद्दों और विकास प्रस्तावों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। आर्थिक मामलों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े एजेंडे को लेकर भी विचार विमर्श इस मीटिंग में किया जाएगा। बैठक के बाद सरकार की ओर से कुछ बड़े फैसले और घोषणाओं के भी ऐलान की संभावना है। तो सुबह 11 बजे का वक्त निर्धारित हुआ है जब ये बैठक होगी। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। देश के आर्थिक, नीतिगत और विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं पुणे से खबर है, जहां जुन्नर में नाबालिग की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पुणे में रेप और मर्डर के बाद गुस्साए ग्रामीण देर रात लोगों ने पुलिस स्टेशन को भी घेर लिया। पुणे के जुन्नर में बताया जा रहा है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप और मर्डर का संगीन मामला सामने आया। आरोपी ने पहले बच्ची के साथ रेप किया, उसके बाद उसे मारकर लाश जंगल में फेंक दी। घटना के बाद गांव के लोग आक्रोशित हैं। उन्होंने पुलिस स्टेशन का घेराव किया है। जमकर हंगामा हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गांव में छोटी बच्ची को आरोपी जंगल ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने बच्ची के शव को वहीं जंगल में फेंक दिया। किस तरीके से इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। सड़कों पर लोग उतर आए हैं। पुलिस स्टेशन का भी घेराव कर लिया, जिसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग से रेप और हत्या का सनसनीखेज ये मामला सामने आया है। पुणे में दरिंदगी की सारी हदें पार हुई हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक आरोपी पकड़ा गया है। जंगल से नाबालिग का शव बरामद हुआ है। आशंका यही जताई जा रही कि पहले दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। पुणे से ये खबर, दिल दहला देने वाली ये वारदात, जिसको लेकर पुलिस अब तहकीकात में जुट गई है। मुरारी सिंह संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरारी, क्या और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, क्या एक्शन पुलिस की ओर से लिया गया है? बिल्कुल, मामला पुणे जिले के जुन्नर का है, जहां पर नाबालिग के साथ रेप के बाद हत्या कर जंगलों में उसकी बॉडी फेंकी गई थी। और पुलिस जो है सारे एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस सबसे पहले जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपी का बैकग्राउंड क्या है और क्या इससे पहले इस इलाके में इस तरीके की कोई वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना घटी है, लोगों में काफी आक्रोश है। देर रात से ही पुलिस स्टेशन का घेराव किया जा रहा है और लगातार कह सकते हैं कि इसका विरोध किया जा रहा है। पुलिस जो एसपी हैं संदीप गिल, उनका ये मानना है कि पूरे मामले की जांच चल रही है। बहुत जल्द ही सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जी, परिजनों की ओर से क्या कहा जा रहा है इस पूरी घटना को लेकर, क्या उनकी मांग है? देखो, परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल है। कुछ भी बोलने की स्थिति में वो लोग नहीं है। लेकिन जो उनके आसपास के लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनका ये मानना है कि बेहद दरिंदगी के साथ पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी के साथ भी उसी तरीके से उसकी जो है कि उसे सजा दिया जाए, फांसी की सजा दिया जाए, बीच चौराहे पर सजा दिया जाए। इस तरीके के रिश्तेदारों का और आसपास के जो लोग उनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी ये मांग है। फिलहाल परिवार में जो लोग हैं वो काफी दुखी हैं, क्योंकि ये घटना बेहद दर्दनाक है। क्योंकि उनके परिवार में इकलौती ये बच्ची थी, 9 साल की, घर की सबसे लाडली बच्ची थी, आसपास में काफी अच्छे स्वभाव की जानी जाती थी। और यही वजह था कि आज पुलिस स्टेशन के बाहर जो बड़े पैमाने पर लोगों की नाराजगी देखने के लिए मिली। जी बिल्कुल मुरारी, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, आक्रोश उनका देखा जा रहा है। अभी मौके पर क्या स्थिति है?
देखिए, मौके पर पुलिस की भारी भरकम व्यवस्था की गई है। डॉग स्क्वाड के अलावा जो और टीमें हैं वो पूरे लोकेशन को ट्रेस कर रही हैं कि आरोपी लड़की को कहां से पहले उठाया, कहां से ले गया और उसके बाद कहां पर उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद हत्या क्यों किया, हत्या के पीछे की वजह क्या थी, किन जगहों पर हत्या किया, ये तमाम चीजों की जो जांच है वो जो है पुलिस की यंत्रणाएं वहां पर कर रही है और स्थिति खराब न हो इसलिए पुलिस के भी वहां पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जी बिल्कुल मुरारी, क्या आरोपी के बारे में कोई डिटेल सामने आई है? वो पहले से परिचित था या फिर कोई अज्ञात व्यक्ति है? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि जो है पुलिस की तरफ से, संदीप गिल जो यहाँ के एसपी हैं उनकी तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन जो हमारे सोर्सेस हैं उनका ये मानना है कि जो आरोपी है 25 वर्षीय, वो जो है उसी इलाके का, उसी एरिया का रहने वाला था और वो अक्सर वहाँ आया जाया करता था और यही वजह था कि जो मासूम बच्ची थी 9 साल की, वो उसके झांसे में फंसी और दुष्कर्म के बाद वो मौत के गाल में समा गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुरारी आपका तमाम जानकारी के लिए। जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है और उसके बाद अब पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल अफ्रीका में सोने की खदान ढहने का मामला सामने आया है। खुदाई के दौरान सोने की खदान ढह गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 30 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। कई मजदूरों के मलबे में अभी भी फंसे होने की आशंका है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के पश्चिमी हिस्से में सोने की एक खदान ढह गई है। अधिकारियों और स्थानीय लोगों के मुताबिक इस घटना में 30 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अभी फंसे हुए हैं। हादसा मंगलवार सुबह नाना मामबेरे इलाके के अब्बा क्षेत्र में हुआ है, जहां हादसे में बचे खनिक फ्लोरियन बता रहे हैं कि बचावकर्मी और कुछ अन्य फंसे हुए खनिकों की फिलहाल तलाश यहां पर की जा रही है। फ्लोरियन के मुताबिक उनके जिंदा मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। उपक्षेत्र के डिप्टी मेयर सुलेमान बी ने बताया कि बचावकर्मियों और स्थानीय लोगों ने कई घंटों की मशक्कत की है, जिसके बाद खदान से 30 शव निकाले गए हैं। घायल मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी है। साथ में जानकारी ये भी मिली कि मलबे में फंसे खनिकों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास मौके पर किए जा रहे हैं। इस हादसे की भयावहता को भी चश्मदीद बता रहे हैं कि कई अन्य संगठनों की मदद भी वो चाहते हैं। उन्होंने अपील की है क्योंकि बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए फिलहाल मौके पर रेस्क्यू किया जा रहा है। 30 लोगों की मौत हो चुकी है, उनके शव बाहर निकाले गए हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। तेज बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। खतरे के निशान के करीब गंगा नदी पहुंच गई है। 293.10 मीटर पर गंगा बह रही है। 294 मीटर गंगा का खतरे का निशान है, यानी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। भीमगोड़ा बैराज पर भी जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट भी जारी हुआ है। सभी बाढ़ चौकियां अलर्ट मोड पर हैं। गंगा किनारे जाने से लोगों को रोका जा रहा है। पहाड़ों की बारिश के चलते गंगा में पानी बढ़ गया है, यानी जलस्तर बढ़ा है और कई जगह जलभराव की भी स्थिति बन गई है। हरिद्वार में इस वक्त गंगा उफान पर है। भीमगोड़ा बैराज पर भी जलस्तर बढ़ गया है। आसपास के इलाके में लोगों को सतर्क किया जा रहा है, उन्हें चेतावनी जारी हुई है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।